Welcome to the Jai Narayan Vyas show. Of course, with Jai Narayan Vyas. First of all, happy Valentine Day, sir. To you also. Thank you very much. To all my viewers. थैंक यू वेरी मच। व्यास साहब, जब हम वैलेंटाइंस डे की बात करते हैं तो आमतौर पे लोगों के मन में जो ख्याल है कि वैलेंटाइन डे हम लोग सोचते कोई गर्लफ्रेंड के बारे में या लड़कियां हो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच गई, पर मुझे लगता है वैलेंटाइन डे को इतना सीमित नहीं रखना चाहिए। वैलेंटाइन डे सिर्फ प्यार इश्क की बात है और नहीं भी हो सकता है। वैलेंटाइन अपने किसी काम के बारे में भी प्यार की बात हो, अपने किसी विचार के बारे में प्यार की बात हो, अपने किसी मिशन के बारे में अपने जज्बे की बात हो। तो आपका वैलेंटाइन क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि उतना सीमित ख्याल वैलेंटाइन डे को लेकर रखने की ज़रूरत मैं भी नहीं देखता हूँ। जिस चीज़ से आपको लगाव है, जो ध्येय के साथ आप जुड़ना चाहते हैं और कुल मिला के कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपके साथ साथ औरों का भी भला हो, तो मैं मानता हूँ कि वैलेंटाइन डे उसके लिए भी एक उतना ही मायना रखता हुआ त्यौहार है जितना ये जो आपने युवा बच्चों की बात की। वेल देन नेशन वांट्स टू नो व्हाट इज जय नारायण व्यास सर्स वैलेंटाइन। देखिए, मैं मानता हूँ कि जब हम स्वतंत्र हुए, ये देश PL 480 के गेहूँ भीख मांग के लाता था। ऑस्ट्रेलियन माइलो ज्वार आती थी, तब हमारी रेशनिंग की दुकानों में से हम ले आके अपना पेट पालते थे। केयर नामक संस्था हमें दूध का पाउडर देती थी भेंट के तौर पर, जो हम हमारे स्कूल में बच्चों को न्यूट्रिशनल डाइटरी सप्लीमेंट की हैसियत से पिलाते थे। मुझे लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिल के सबसे करीब है। ये सही कहा आपने। फूड सिक्योरिटी, किसान जो है इस देश का, मैं मानता हूँ कि अगर इस देश को सबसे ज़्यादा प्रदान जो अगर कोई करता है तो मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की बात से जुड़ना चाहूँगा। जय जवान जय किसान। जवान हमें अपना जो आज़ादी का जो हमारा अधिकार है वो हम बिना रोक टोक भुगत सके उसके लिए अपनी जान फैसानी करता है। ठीक उसी तरह खेतों में आप देखें, चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, किसी भी तरह का मौसम हो, कभी फसल तैयार होने आई हो और एक छोटी सी हल्की सी बारिश गिर जाए और पूरा के पूरा उसका जो मेहनत है, पैसा है, वो वहाँ खेत में ही ख़त्म हो जाए। ये सब चीज़ों को झेलते हुए भी आज इस देश के किसान ने हमें 50 मिलियन टन अनाज जो हम पैदा करते थे जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना लिखी, यानी जब देश आज़ाद हुआ तब सिर्फ 50 मिलियन टन अनाज हम पैदावार थी। आज हम 270 मिलियन टन अनाज पैदा करते हैं। उस समय हम करीब 40 करोड़ की तादाद थी, हमारी जनसंख्या थी। फिर भी हम, जहाँ तक हमारे खाद्यान्न का सवाल है, हम स्वतंत्र नहीं थे। फूड सिक्योरिटी नहीं थी, हम भीख मांग के खाते थे करीब 70 के दशक की शुरुआत तक। वहाँ से निकाल कर अगर हम आज की स्थिति में पहुँचे हैं तो एक उसके लिए हमारा किसान को मैं नमन करता हूँ, और दूसरा डॉक्टर स्वामीनाथन जैसे जो वैज्ञानिक है, जो बोरलॉग जैसे जो वैज्ञानिक है, वाइट रिवॉल्यूशन में डॉक्टर कुरियन जैसों का जो प्रदान है, उनको मैं नमन करता हूँ कि आज इस देश को इतनी जनसंख्या बढ़ने के बावजूद हम ये देमन भाई, आपको शायद मालूम होगा कि 2025 के पहले हम विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएंगे। हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे। फिर भी आज हम भीख नहीं मांगते हैं। आज हम खाद्यान्न की बाबत में पूर्ण स्वतंत्र है। दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश भारत है। फल और सब्जियों का विश्व में 2 नंबर का उत्पादन करता हुआ देश अगर कोई है तो भारत है। इस देश के किसान ने हमें कहाँ से कहाँ, आज हम दुनिया के सामने अगर भीख मांगते होते तो चाहे कोई भी आपकी संपत्ति होती, आप दुनिया के सामने सर खड़ा करके नहीं जी सकते थे। आज हम दुनिया के सामने बिल्कुल आंखों में आंख मिला के बात कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर किसी को भी इसका श्रेय जाता है तो पहला श्रेय किसान को जाता है। Well, we are talking about Dr. Swaminathan. Could you please elaborate his role in more detail? देखिए, स्वामीनाथन साहब का जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो बात करें तो उस समय ऐसा था कि जो यील्ड है, जो हम
बोते हैं वो फसलों की जो बीज है वो ऐसा नहीं था कि जो ज़्यादा यील्ड दे सके, पर एकड़ उत्पाद जो चाहिए उतना दे सके। तो एक तो बीज संस्करण और संवर्धन, फिर खाद, फिर ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ये सबका संयोजन करके इन्होंने इस देश को एक ऐसी हरियाली क्रांति की ओर ले गए, खास करके जो फसलों की जो यील्ड है उसकी उसमें इम्प्रूवमेंट करके, कि आज जब हम इस देश के खाद्यान्न स्वातंत्र की बात करते हैं तब डॉक्टर स्वामीनाथन साहब के बिना वो पूरी नहीं होगी। फॉर आवर यंगर जनरेशन आई वुड लाइक टू आस्क यू मोर अबाउट डॉक्टर स्वामीनाथन। हु वाज ही, व्हाट वाज ही? देखिए, आज भी वर्ष का सवाल नहीं है, डॉक्टर स्वामीनाथन साहब आज भी हमारे बीच है। वो चेन्नई स्थित है, अच्छा काम कर रहे हैं। I was talking about his role. His role was like an agriculture scientist. उन्होंने हमें इस जो मैंने बात की उस दिशा की तरह हमारे किसान को ले जाने में, जैसे कुरियन साहब की बात करें तो कुरियन साहब जब आए आनंद में, तब तक हमारे किसान ऐसा नहीं दूध पैदा नहीं करते थे, दूध पैदा करते थे मगर वो दूध का प्रोसेसिंग नहीं होता था और जो उनको मूल्य मिलना चाहिए मिलता नहीं था। और सबसे बड़ा मुझे लगता है सहकारिता का, कोऑपरेटिव का जो सिद्धांत उन्होंने दिया और ज़मीन पर लेके आए वो सिद्धांत को, त्रिभुवन दास पटेल हो, डॉक्टर कुरियन हो। बिल्कुल सही बात है। तब तक तो हमने नाम सुना था, जब मक्खन की बात करते हम पॉल्सन की बात करते थे। आज अमूल हमारी प्रस्थापित ब्रांड इस देश में, इतना ही नहीं इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है। तो ये जो श्रेय है डॉक्टर कुरियन और किसानों के पुरुषार्थ को जाता है। अन्न स्वावलंबन का जो श्रेय है वो हमारे किसान और स्वामीनाथन साहब को जाता है। एंड व्हाट वाज द सीन बिफोर डॉक्टर स्वामीनाथन एंटर्स? देखिए, सीन मैंने बोला कि जो फसलें थी वो एक तो सिंचाई की सहूलतें सीमित थी, जो यील्ड होनी चाहिए, जो हमारे पास बीज थे, बीज का यील्ड होनी चाहिए, वो यील्ड सीमित थी। और कुल मिला के जिस तरह का उत्पादन आज हम ले रहे हैं वो उत्पादन लेने की क्षमता उस समय नहीं थी। अमेरिका से भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था, मैंने सुना था। PL 480 का मैंने पहले ही जिक्र किया। ये PL 480 के करार के तहत अमेरिका हमें रुपी पेमेंट पे ये गेहूं देता था और वो पैसे वो अपने हमारे देश में ही किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या इस तरह के कामों के लिए यूज़ करने के लिए स्वतंत्र था, मगर हम भीख मांग रहे थे, यानी पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं थे। देखिए, इंडिपेंडेंट तो थे ही नहीं हम। आज़ाद ज़रूर हुए, मगर जब तक रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी प्राथमिक ज़रूरियातें हैं, जब तक आपको रोटी नहीं मिलती, रोटी के बारे में आप स्वतंत्र नहीं है, तो किस तरह की आज़ादी? आज अगर आज़ादी का हम कुछ भी श्रेय लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि सबसे पहला श्रेय हमारा किसान को देना चाहिए। उतना ही श्रेय मैं हमारे जवान को भी दूंगा जिन्होंने उसी समय, ठीक उसी समय कश्मीर में एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि करीब करीब कश्मीर का मसला हल हो चुका था। मगर आज हम वो बात नहीं करेंगे। आज दिमन में बात करनी है कि ये किसान, आज आप सुनते हैं कि जाट आंदोलन हो रहा है, गुज्जर आंदोलन हो रहा है, पाटीदार आंदोलन हो रहा है, मराठा आंदोलन हो रहा है। ये सब आंदोलन क्यों हो रहे हैं? ये क्या कोई जाट, पाटीदार, गुज्जर या मराठा कौम के आंदोलन है? आरक्षण के लिए आंदोलन जो हो रहे हैं उसकी मूल वजह आपको क्या लगती है? देखिए, उसको किसी कौम का आंदोलन समझना गलती होगी। मूलतः बात यह है कि किसान की जमीन जो है उसके टुकड़े होते चले हैं। एक समय पे जो करीब 4.5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जमीन किसान के पास उपलब्ध थी, आज 1/2 1.2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जमीन है और 2035 में सिर्फ 3000 वर्ग मीटर जमीन रह जाएगी। ये तो एक बंगले की साइज हो गई, कुछ भी नहीं है। और उसके अंदर किसान को जो चीज़ें डालनी पड़ती है, बीज की कीमत है, खाद की कीमत है, अपनी खैर मानो वो मेहनत नहीं गिने, तो आज इस देश के 99% किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो कैसे ये किसान सर्वाइव कर पाएंगे और देश सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि हम किसान की आय दुगुना करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है,
मगर जब जमीन टुकड़े होते चलेंगे, जब जमीन का उपयोग ही ठीक से नहीं होगा, तो किसान को ये सिर्फ उत्पाद बढ़ने से किसान की आय दुगुनी नहीं होगी। और अगर जमीन जो बेस है उसका, उसके टुकड़े इतने छोटे हो गए कि आप किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी ले आओ, उसके लिए मुश्किल होगा। मैं टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, मैं मानता हूँ कि 270 मिलियन टन जो आज है, वो 2050 तक हमें 370 मिलियन टन से आगे जाना होगा। 100 मिलियन टन अनाज की ज़्यादा ज़रूरत होगी। नहीं, पर आबादी भी इससे ज़्यादा बढ़ेगी ना? नहीं, आबादी बढ़ेगी इसीलिए 100 मिलियन टन कितना हुआ? हम 1951 में 50 मिलियन टन पैदा करते थे। उसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के समय पे हम जितना अनाज पैदा करते थे, कुल मिला के इस देश पैदा करता था, उससे दुगुना अनाज की वृद्धि आपको आने वाले करीब 30 सालों में करनी होगी। ये आसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसान पैदा करेगा और उसको मूल्य वृद्धि नहीं मिलेगी तो पैदाइश बढ़ेगी, मगर उससे किसान की आय दुगुनी नहीं होगी। उसको मूल्य वृद्धि मिले, इसलिए फूड प्रोसेसिंग से लेके आज हमारे यहाँ 50,000 करोड़ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और खाद्यान्न वो वेस्ट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। 50,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। तो जिस तरह से हमने दूध के क्षेत्र में जिस तरह से व्हाइट रिवॉल्यूशन किया, और आज दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला देश भारत है। गुजरात एशिया की सबसे बड़ी डेयरी, मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी गुजरात में है। मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कह सकते हैं। हाँ जी। और सिर्फ नॉर्थ गुजरात के 5 जिलों की सालाना सिर्फ दूध की आय 28,000 करोड़ है। तो ये प्रदान है, यही क्षमता अगर आप फूड प्रोसेसिंग इसके साथ जो किसान को तब मूल्य वृद्धि मिलेगी जब किसान अपने उत्पाद का भाव तय करने के लिए खुद हकदार होगा, जब चाहे तब बेचेगा। आज होता क्या है, किसान की फसल अच्छी आती है, उस समय भाव नहीं होते तो किसान को बेच देना पड़ता है। जब फसल नहीं है, भाव है, तो किसान के लिए कोई फायदा नहीं है। यानी जिस दिन किसान अपने उत्पाद का भाव खुद तय करेगा, जिस दिन किसान अपना माल कब बेचना उसके लिए खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम बनेगा, उस दिन दुगुनी नहीं, इस देश में किसान की आय तिगुनी होगी। आपके नज़र में कैसे संभव हो सकता है? जो मैंने कहा पहले, तो ये जो ऑपरेशन फ्लड वाला जो एक्सपेरिमेंट है, वही जो अनुभव है, वही अनुभव किसान के जो फल और सब्जी वगैरह के जो क्षेत्र में उत्पाद है, वो कोऑपरेटिव के बेस पे। कैन वी रेप्लिकेट आवर मिल्क एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर फील्ड? यू कैन, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में तकलीफ क्या है, कोई भी कर सकता है। मेन थिंग इज ब्रांड इक्विटी। आज अमूल पिज्जा लेके आता है, पिज्जा बिकता है। आप और मैं पिज्जा लेके जाएंगे, पिज्जा नहीं बिकेगा। हमारे पास नेटवर्क नहीं है, हमारा ब्रांड इक्विटी नहीं है। ब्रांड बिकती है तो ब्रांड बिकती है। और शुरुआत में टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए, बेस्ट क्वालिटी उत्पाद के लिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना होता है। तो ये अगर जो हमने मिल्क प्रोसेसिंग में जो किया कोऑपरेटिवाइजेशन, वही अगर हम सब्जियां और फलों के लिए करें, मैं मानता हूं कि एक तो ये रास्ता है। ये बहुत बड़ा सपना है, तो इसमें रुकावट कहाँ है, क्यों नहीं हो पाता? नहीं, समझ का सवाल है। दूसरी बात यह है कि पहले तो आपको स्वीकार करना होगा कि इस देश का किसान आज मार्जिनल फार्मर और छोटा किसान बन चुका है। वो बाकी की बात छोड़िए धीमन भाई, 98% 99% किसान जब मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर्स है, तब उनकी आय उतनी नहीं है। वो करीब करीब गरीबी की रेखा के ऊपर या गरीबी की रेखा के नीचे जीता है। जिसको एक टाइम हम जगत का तात कहते थे, वो आज पैसे के लिए मोहताज है। ये स्थिति बदलनी होगी। और इसके लिए आज जो जमीनों के भी टुकड़े हुए किसान की, वो जमीनों के टुकड़े अगर इकट्ठे कर दिया जाए ना, तो भी 30-40% जमीन बढ़ जाएगी। तो आपको ये जमीन के कायदों की बात भी किसानों के साथ बैठ के किस तरह सुधारी जाए, किस तरह उनमें कोऑपरेटिवाइजेशन का एंगल लाया जाए, किस तरह किसान को इसमें जोड़ा जाए, ये सब बातें मैं मानता हूं कि इस देश में अगर किसी भी चीज़ प्राथमिकता रखती है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता की बात है, तो इस देश के किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिले, किसान अपने उत्पाद का मूल्य तय करने के लिए सक्षम बने, किसान तब अपना उत्पाद बेचे जब उसको बेचना है और जब उसको सही भाव मिलता है। ये दिन जिस दिन आएगा इस देश में, किसान के लिए कोई हरकत नहीं होगी। नहीं, आपको कब लगता है ये दिन कब आएगा, कैसे होगा? पॉलिटिकल विल से हो सकता है, कानून से हो सकता है, सामाजिक क्रांति से हो सकता है, कैसे होगा? देखिए, पॉलिटिकल विल तो चाहिए ही,
क्योंकि हम सरकार के बिना, सरकार के इंटरवेंशंस के बिना तो आगे नहीं चल पाएंगे। मगर उसके साथ साथ किसानों का जो ये प्रश्न है उसकी स्वीकृति इसके लिए पहली जरूरियात है। मुझे लगता है ना सिर्फ किसानों का सवाल है, जैसे कि आपने कहा एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या की जड़ है आरक्षण। जो गुजरात में पटेलों की बात करें, हरियाणा में जाट, राजस्थान में जाट की बात करें, तो देश जिससे पीड़ित एक बहुत बड़ी समस्याएं इससे निकलती है। अगर इस समस्या का हल हो जाए, मुझे लगता है देश एक नई दिशा में जा सकता है। देखिए, किसान को जीने के लिए आय चाहिए, आरक्षण तो उसका एक रास्ता है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज हमने मुद्दा सामने रखा है, मैं मानता हूं पूरे देश में इस मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही हमारा पहला ही एपिसोड इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो है उसके साथ जुड़ते हुए हम देश के सामने रख रहे हैं। मुझे उसकी खुशी है। आपको भी मैं अभिनंदन देता हूं कि आप इस अभियान के माध्यम से आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच व्यास सर फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन द सीरियस मोस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं इस कार्यक्रम में बारे में नए किस मुद्दे पर यहाँ चर्चा होनी चाहिए, और यू कैन ऑल्सो ट्यून इन टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।